लोकपाल के कार्यों की चर्चा पहले कर लेते हैं। देखो लोकपाल के कार्य, अब देखो लोकपाल के कार्य में आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना। लोकपाल के काम में आपको सबसे पहली बात ये रखनी है सीपीसी 1908 सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड। इसमें सीधी सी बात है 1908 सॉरी 80 बोल दिया था मैंने, 1908 के तहत कुछ न्यायिक शक्तियां दी गई है। कुछ न्यायिक शक्तियां, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो न्यायालय है और उनके पास न्यायिक शक्तियां हैं, ठीक है। परंतु जो न्यायालय नहीं है, जो संस्थाएं न्यायालय नहीं है, जिन्हें पूर्ण रूप से न्यायिक शक्तियां नहीं दी गई हैं, उन्हें अगर कुछ न्यायिक शक्तियां दी जाती है तो उन्हें कहा जाता है अर्ध न्यायिक संस्था। तो बिल्कुल आपकी जो लोकपाल है वो एक अर्ध न्यायिक संस्था है। कैसे है अर्ध न्यायिक संस्था? क्योंकि सीपीसी 1908 के तहत उसके पास कुछ न्यायिक शक्तियां हैं। क्या है न्यायिक शक्तियां? ध्यान से सुनना। एक आपने सुना होगा समन जारी करना, ये मैंने आपको पहले भी काफी बार पढ़ाया है। समन जारी करने का मतलब होता है एक व्यक्ति को लीगल नोटिस देना, ठीक है। तो लोकपाल क्या कर सकती है? किसी भी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ लीगल नोटिस जारी कर सकती है। दूसरी काम क्या कर सकती है? शपथ पत्र पर गवाही ले सकती है, गवाही लेती है। मतलब देखो आपने मुझे सिंपल रूप में अगर कोई गवाही दी, बे सिंपल सी बात समझो, आपने मुझे गवाही दी, मैंने सुन ली या रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, उसमें फेरबदल भी आप आगे चलकर गवाही में फेरबदल भी कर दो तो कर सकते हो। बट खास बात यह समझना होता है शपथ पत्र होता है, एक शपथ पत्र होता है, उस शपथ पत्र के ऊपर गवाही दी जाती है। उसमें यह तय होता है कि इस गवाही में अगर कोई भी तथ्य गलत हुए, इस गवाही में अगर कोई भी तथ्य गलत हुए तो आप पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। मतलब एक व्यक्ति जो है वो गवाही दे रहा है और अगर गवाही में उसने कुछ भी गलत बोला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। यह तभी किया जा सकता है जब शपथ पत्र पर गवाही दी जाए। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। तीसरी बात क्या है? लोकपाल क्या कर सकता है? लोकपाल क्या कर सकता है? गवाही की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। ये सिंपल सी बात है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। समन जारी कर सकता है, ठीक है, और शपथ पत्र गवाही ले सकता है, और गवाही में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, गवाही को ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा रिकॉर्ड करके रख सकता है। ये क्या हो गई? आपके लोकपाल की कुछ न्यायिक शक्तियां हो गई। आगे मेरी बात को ध्यान से सुनना। लोकपाल की अगली शक्ति क्या है? लोकपाल की अगली शक्ति यह है कि मान लो कोई भी अधिकारी है और उस अधिकारी के खिलाफ लोकपाल के पास शिकायत आई कि भाई इस अधिकारी ने ये गड़बड़ करी है, ठीक है ना। बताया मैंने सुनील, समन का मतलब होता है लीगल नोटिस जारी करना। लीगल नोटिस जारी करना वो कहलाता है समन, ठीक है ना। जो अधिकारी वगैरह होते हैं उनके खिलाफ जारी होता है लीगल नोटिस। तो देखो अब होगा क्या? मान लो कोई भी अधिकारी है, उसने कोई भी गलत काम किया, उस गलत काम को लेकर उस व्यक्ति को हम लीगल नोटिस देंगे और लीगल नोटिस देने के बाद में उस अधिकारी के कार्य के ऊपर जांच करेंगे। हम क्या करेंगे? कार्य पर जांच करेंगे। पॉइंट यहां तक समझे? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर वो व्यक्ति पद पर बैठा है और लोकपाल को लगता है कि वो व्यक्ति जब तक पद पर रहेगा तब तक हो सकता है कार्यवाही में कोई बाधा या कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर कोई अधिकारी है जिसके खिलाफ शिकायत आई है, उस शिकायत की जांच के दौरान अगर लोकपाल को लगता है कि वो अधिकारी अपने पद पे रहते हुए समस्या खड़ी कर सकता है तो उस अधिकारी का ट्रांसफर कर सकता है कौन? उस अधिकारी का ट्रांसफर कर सकता है लोकपाल। ध्यान से सुनना। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया आरोपित अधिकारी अगर अपने पद पे रहते हुए कोई समस्या खड़ी करे, अपने पद पे रहते हुए जांच में कोई समस्या खड़ी करे, जांच में अगर कोई समस्या खड़ी करे तो लोकपाल उस अधिकारी का ट्रांसफर करवा सकता है। मेरी बात को समझे या नहीं समझे? हाँ या ना? आरोपित अधिकारी
आरोपित अधिकारी अगर पद पे रहते हुए कोई समस्या खड़ी करे तो आप उसके पद को ट्रांसफर करवा सकते हो कहीं और। पहली बात। चलो तीसरी बात, अगली शक्ति समझना। मैंने तुम्हें कल भी कहा था, कल भी एक बात समझाई थी ना, क्या समझाई थी कि लोकपाल जो है वो उस आरोपित अधिकारी की जांच का कार्य, आरोपित अधिकारी के जांच का कार्य किसको दे सकता है? सीबीआई को। बात को ध्यान से सुनना। वो जो व्यक्ति विशेष है, ठीक है, जो व्यक्ति विशेष पर आपके भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिस व्यक्ति विशेष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उस आरोपों की जांच करने के लिए, उन शिकायतों की जांच करने का कार्य सीबीआई को दिया जा सकता है। बात यहां तक क्लियर हुई? सीबीआई जांच करती है, सीबीआई जांच करती है। और अगर सीबीआई, ध्यान से सुनना, सीबीआई अगर उस मुद्दे पर जांच कर रही है तो सीबीआई जो है उस मामले को लेकर लोकपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। ध्यान से सुनना, उस मामले को लेकर लोकपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। बच्चों लोकपाल को ढंग से समझ लो, क्योंकि जो लोकपाल है वो पद पिछले मार्च 2019 में ही गठित हुआ है, इसलिए इसको लेकर करंट में एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। फिलहाल इसके कार्य क्या है, क्षेत्राधिकार क्या है, लोकपाल किस किस क्षेत्राधिकारों में काम करता है, लोकपाल को जांच में कौन सहायता देता है, ठीक है ना। ऐसे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आ सकते हैं, तो लोकपाल को करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट मानकर चलो, ठीक है ना। सीबीआई जांच, मेरी बात को समझना, सीबीआई क्या करती है? जांच करती है। सीबीआई जांच करती है और सीबीआई के, ध्यान से सुनना, सीबीआई क्या करेगी? उन मुद्दों पर जांच करेगी और सीबीआई उन मामलों पर जब भी जांच करेगी, सीबीआई उन मामलों पर जब भी जांच करेगी तब सीबीआई लोकपाल के प्रति उत्तरदायी होगी, तब सीबीआई लोकपाल के प्रति जिम्मेदार होगी, उत्तरदायी होगी। बात यहां तक क्लियर? अब देखो एक बात और ध्यान से सुनना, सीबीआई जांच अधिकारी, मतलब जिसको भी वो जांच का अधिकार दिया, सीबीआई जांच अधिकारी का ट्रांसफर, सीबीआई जांच अधिकारी का ट्रांसफर या तो लोकपाल से पूछकर किया जाए या आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है ना। बात यहां से ध्यान से सुनो। मयंक जी, सीबीआई नहीं बिक सकती। पहली बात क्या है? सीबीआई नहीं बिक सकती, ठीक है। क्यों नहीं बिक सकती? क्योंकि पहली बात तो एक तरह से वो भी स्वतंत्र इकाई है, ठीक है। नो डाउट सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के अधीन होकर काम करती है, उसके प्रति उत्तरदायी होती है, परंतु सीबीआई में लोकपाल जो है वो जांच, या कह सकते हैं कि जांच या शिकायत पर जांच करने का काम उसी अधिकारी को देगा जो लोकपाल की नजरों में निष्पक्ष होगा, जो लोकपाल के नजरों में निष्पक्ष होगा उसी अधिकारी को देगा। और वो अधिकारी जो है वो निष्पक्ष होकर जांच कैसे करेगा? वो इस प्रकार करेगा, क्योंकि उस अधिकारी का ट्रांसफर तो करवा ही नहीं सकते। लोकपाल ने अगर सीबीआई को कोई काम सौंप दिया, सीबीआई के किसी अधिकारी को कहा कि तुम जांच करो, उस अधिकारी का ट्रांसफर या उस अधिकारी के किसी भी व्यवस्था में कमी या अगर कटौती करते हो तो वो लोकपाल से पूछ कर होगी। ये बात ध्यान से रखना, ये बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो सीबीआई जो है, सीबीआई के जांच अधिकारी का ट्रांसफर नहीं हो सकता, अगर होगा तो लोकपाल की अनुमति से होगा। अब मुझे बताओ, जब सीबीआई अधिकारी वही रहेगा, सीबीआई अधिकारी लोकपाल ने खुद ने चुना है कि किस अधिकारी को मैं केस दूंगा, तो मुझे बताओ जिस अधिकारी को देगा वो निष्पक्ष होगा, प्लस उस अधिकारी को चेंज भी नहीं कर सकते। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक उस अधिकारी का ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सीबीआई के अधिकारी, मतलब जो जांच अधिकारी होगा, उसकी रक्षा की भी पूरी जिम्मेदारी किसको दे दी? लोकपाल को दे दी। चलो अगली एक बात और समझो, वो क्या है? लोकपाल का स्वयं का न्यायालय होगा। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था, जैसे सीबीआई कोर्ट अलग है ना, जैसे सीबीआई कोर्ट अलग है, आपके सर्विस टैक्स इनकम टैक्स के कोर्ट अलग है, ठीक है ना। उसी प्रकार लोकपाल का अपना स्वयं का न्यायालय अलग से होगा, जिसमें 3 माह के भीतर मामलों को निपटाया जाएगा, ठीक है, जिसमें 3 माह के भीतर मामलों को निपटाया जाएगा और अधिकतम 12 माह में तो मुद्दा निपट ही जाना चाहिए।
3 महीने, लगभग यू मान के चले कि बिल्कुल लगभग यू मान के चलो कि 3 महीने में जो है वो मामला, ठीक है, मामला निपटाया जाएगा। परंतु अगर ज्यादा समय भी लगता है, अगर ज्यादा समय भी लगता है तो 12 महीने से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। अब सोचो कितना सुपरफास्ट कोर्ट बनाया इन्होंने, कितना सुपरफास्ट कोर्ट बनाया। मेरी बात यहां तक क्लियर हुई। अब देखो एक बात और ध्यान से सुनना, और वो बात यह है कि लोकपाल भ्रष्टाचार, ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार में मतलब जो भी राशि, भ्रष्टाचार की जो भी राशि है उसको रिकवर करवा सकता है। मतलब लोकपाल क्या कर सकता है, अगर मान लो आरोप साबित हो जाए और पता चले कि इस व्यक्ति ने 20 करोड़ का घोटाला किया, ठीक है, मान लो जांच में यह साबित हो जाए कि 20 करोड़ का क्या किया, घोटाला किया, 20 करोड़ का घोटाला किया, लोकपाल ने ये जांच में साबित हो जाए, प्रूफ हो जाए, अगला दोषी पाया जाए, तो उस व्यक्ति से जो भ्रष्टाचार की राशि है, जो भ्रष्टाचार की रकम है, उसे वापस ली जाती है। अब सोचोगे कि मैडम 20 करोड़ कौन रखता है अपने पास में, कहीं खर्च कर दिया होगा। भाई अपने पास में कौन रखता है, खर्च कर दिया होगा। अपने पास कौन रखेगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है, कहीं दे दिया होगा। किसके पास 20 करोड़ पड़े? अब जो आरोपी व्यक्ति है वो तो कहे मेरे पास तो नहीं है 20 करोड़, मेरा बैंक बैलेंस देख लो, मेरे घर में कैश चेक कर लो, नहीं है 20 करोड़, क्या करोगे? तो ये व्यवस्था तक भी है कि उस व्यक्ति की संपत्ति को बेचा जा सकता है। मतलब यहां तक के प्रावधान है कि जो संपत्ति है उसे नीलाम करके, जो संपत्ति है उसको नीलाम करके पैसा रिकवर कर लेगा। अब आपको मैडम मान लो इतनी संपत्ति भी नहीं होगी, 20 करोड़ की संपत्ति भी नहीं होगी अगले के पास में, तो भाई उसने 20 करोड़ का क्या किया है वो पता लगा लो। किसी को उधार दिए तो उससे ले लेंगे, संपत्ति खरीदी तो उससे ले लेंगे। भाई 20 करोड़ का खाना तो हो नहीं सकता, ये खाना खाया है, शॉपिंग करके आ गए, कपड़े ले आए, अगला गोल्ड खरीदेगा, गोल्ड को बेच लेंगे। तो सीधी सी सिंपल सी बात ये है, ठीक है। गणपत राम जी आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती, टेक्निकल टीम देगी, ठीक है ना। पॉइंट यहां तक क्लियर, ये पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। ये आपके क्या है, लोकपाल के कार्य है, ठीक है। ये लोकपाल के कार्य कह लो, लोकपाल की शक्तियां कह लो। इन पॉइंट्स में कहीं कोई डाउट, हाँ या ना में मुझे एक बार फटाफट जवाब दो। इन पॉइंट्स में कहीं कोई डाउट तो फिर मैं आपको कुछ अन्य बातें और बताऊं। देखो सबसे पहले सीपीसी 1908 में न्यायिक शक्तियां मिली, समन जारी कर सकता है लोकपाल, लीगल नोटिस दे सकता है, शपथ पत्र पर गवाही ले सकता है और गवाही की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। दूसरा काम क्या है, आरोपित अधिकारी जिस पर आरोप लगा है, ठीक है ना, दोषी अधिकारी नहीं, दोषी का मतलब हो गया दोष सिद्ध हो गया उसके ऊपर, ठीक है। आरोपित का मतलब आरोप लगा है, ठीक है। आरोपित अधिकारी, ठीक है, आरोपित अधिकारी अगर पद पे रहते हुए कोई समस्या उत्पन्न करता है, ठीक है ना, अगर पद पे रहते हुए कोई समस्या उत्पन्न करता है तो उसका ट्रांसफर कर सकते हो। सीबीआई की जांच, सीबीआई से जांच करवाई जाती है, ठीक है ना, सीबीआई से जांच करवाई जाती है और सीबीआई उस जांच के संबंध में लोकपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। पॉइंट यहां तक क्लियर। सीबीआई जांच अधिकारी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सीबीआई मतलब लोकपाल का जो काम कर रहा है, जो अधिकारी लोकपाल का काम कर रहा है, उस अधिकारी का ट्रांसफर नहीं कर सकते हो आप, तो ठीक है ना। लोकपाल का स्वयं का न्यायालय होता है, स्वयं का न्यायालय होता है। 3 महीने में निर्णय करना जरूरी होता है, अधिकतम 12 माह में निर्णय होना चाहिए। लोकपाल जो है वो भ्रष्टाचार की जो राशि है उसको रिकवर कर सकता है, उसे वापस लेता है अगर दोषी होता है व्यक्ति, तो भ्रष्टाचार की राशि को रिकवर करता है, जिसमें वह अगर आवश्यकता पड़े तो संपत्ति को भी नीलाम कर सकता है। मेरा पॉइंट यहां तक क्लियर, ये पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ, हाँ या ना? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा कुछ बातें मैं आपको और बता देती हूं। ये तो हो गया कुछ कार्य, इन्हीं कार्यों में कुछ बातें और ध्यान से सुनना, नोट लगा के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नोट लगा के लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहली बात, लोकपाल स्वयं सजा नहीं देता। ध्यान से सुनना, लोकपाल जो है वो खुद सजा नहीं देगा, खुद सजा नहीं देता। क्या देगा? लोकपाल का जो न्यायालय है ना, वो न्यायालय सजा देगा, ये पहली कंडीशन है। दूसरी बात वो क्या है, लोकपाल 7 वर्ष पूर्व, लोकपाल 7 वर्ष पूर्व
मामलों पर जांच नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? 7 साल, ठीक है ना, 7 साल, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 7 साल पुराने मामलों पर ही जांच कर सकता है, 7 साल के पुराने मामलों पर ही जांच कर सकता है। तीसरी बात क्या, ध्यान से सुनना, अगर झूठी शिकायत मिलती है, बात को ध्यान से सुनना, अगर लोकपाल को आप ऐसे ही कहते हो कि भाई मेरी पर्सनल दुश्मनी है, ठीक है ना, मेरी पर्सनल दुश्मनी है, एक काम करते हैं इसके खिलाफ शिकायत कर देते हैं, शिकायत कर देंगे तो देखो जब शिकायत हो जाती है, जब उस व्यक्ति पर जांच चलती है ना, उस अधिकारी पर जांच चलती है, आप चाहो तो उस अधिकारी को उस जांच के दौरान निलंबित भी कर सकते हो, पता है क्या? अब बताओ कोई अधिकारी निलंबित हुआ, लोकपाल ने उस पर जांच की, सीबीआई ने उस पर जांच की, अपना समय खर्च किया और बाद में पता चला कि ये तो जो शिकायत थी वो झूठी थी, ठीक है, ये शिकायत तो क्या थी? झूठी थी। तो झूठी शिकायत मिलने पर लोकपाल स्वयं, अब ध्यान से सुनना, लोकपाल स्वयं 1 लाख का जुर्माना, 1 लाख का जुर्माना प्लस 1 साल की सजा दे सकता है। ये बात ध्यान रखना। क्या? मैंने अभी आपको एक बात बताई कि लोकपाल सजा नहीं देगा, मैंने ऊपर कहा लोकपाल सजा नहीं देगा किसको? जो आरोपी होंगे, ठीक है, पर अगर मान लो कोई झूठी शिकायत करता है तो झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति को स्वयं लोकपाल संस्था जो है वो शिकायत करने पर, झूठी शिकायत करने पर 1 लाख का जुर्माना और 1 साल की सजा दे सकती है। ये पॉइंट यहां तक क्लियर? हाँ या ना? नहीं, 1 साल की सजा है, जो 3 साल की सजा है वो राज्य के लोकायुक्त, राजस्थान लोकायुक्त जो है, अगर राजस्थान के लोकायुक्त को आप झूठी सजा देते हो, मतलब झूठी शिकायत अगर उन्हें मिलती है तो लोकायुक्त 3 साल की सजा देगा, ठीक है ना, 3 वर्ष की सजा देगा। 3 साल की है वो राज्य में लोकायुक्त में है, अपने राजस्थान के लोकायुक्त में प्रावधान है, परंतु अगर लोकपाल की बात करें तो 1 लाख का जुर्माना, ठीक है ना, 1 लाख का जुर्माना और 1 साल, 1 लाख का मतलब 1 लाख का जुर्माना और 1 वर्ष की सजा दे सकता है, ठीक है ना? पॉइंट यहां तक क्लियर? डन। सेकंड लोकपाल क्या होगा बेटा, ये मान के रमेश जी, ये मान के चले कि मान लो 2020 चल रहा है ना, तो 2020 से लेकर 2013, मतलब ऐसी शिकायतें 2013 से लेकर 2020 जो ये 7 वर्ष की है ना, केवल इन्हीं पर वो कार्यवाही कर सकता है। 2012 की जो शिकायत है उस पर कार्यवाही नहीं कर सकता। 7 साल पुराने मुद्दों पर ही वो कार्यवाही कर सकता है। अब मान लो 2021 आ गई तो यूं मान के चले 2014 से लेकर 2021 तक 7 वर्ष के पुराने मामलों पर ही कार्यवाही करेगा, इससे पहले के मामलों पर कार्यवाही नहीं करेगा। पॉइंट यहां तक क्लियर? हाँ या ना? ये बात यहां तक समझ में आ गई? अब देखो अगली बात जो है ना, वो एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न तैयार करती है और बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी करती है। अगली जो बात बता रही हूं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी करेगी और सबसे ज्यादा समस्या भी खड़ी करेगी, ठीक है ना? देखो लोकपाल का क्षेत्राधिकार। अब मैं किसकी बात कर रही हूं बच्चों? लोकपाल का क्षेत्राधिकार मतलब हुआ लोकपाल जो है वो किनके संबंध में शिकायतें प्राप्त कर सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? क्या कह रहे हैं अभिषेक जी, सीबीआई का ट्रांसफर क्यों नहीं होता? सीबीआई का ट्रांसफर नहीं होता, सीबीआई तो वही रहती है। सीबीआई के जो अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर हो सकता है, परंतु अगर सीबीआई का ऐसा कोई अधिकारी जिसको लोकपाल ने काम सौंपा है कि भाई ये व्यक्ति है इसकी जांच करो, तो वो जांच करने वाला जो सीबीआई का जांच करने वाला जो अधिकारी है जिसने लोकपाल से आदेश लिए हैं, उस व्यक्ति का ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है उसका ट्रांसफर करके आप कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति ले आओ जो भ्रष्ट हो, ठीक है ना? लोकपाल का कोर्ट जो है बेटा, लोकपाल पूरा ही दिल्ली में है, तो उसका न्यायालय भी आपको लगभग सारे न्यायालय दिल्ली में ही मिलते हैं, ठीक है? सेंट्रल लेवल के जो न्यायालय हैं वो सारे आपको दिल्ली में ही मिलते हैं। पॉइंट यहां तक क्लियर? देखो
लोकपाल अलग है और लोकायुक्त अलग है, ठीक है। लोकपाल वो आपको मिलेगा केंद्र में, लोकायुक्त मिलेगा राज्य में। पॉइंट यहां तक क्लियर समझो, ठीक है। रंजन कुमार जी, आज आपकी पहली क्लास होगी तो मुझे लगता नहीं है आपको समझ में आएगा, ठीक है। कल की क्लास ज्वाइन की होती तो समझ में आ जाता। अब बात करते हैं लोकपाल के क्षेत्राधिकार की। किसकी बात करेंगे? क्षेत्राधिकार की। अब देखो मेरी बात को सुनना, लोकपाल क्षेत्राधिकार मतलब लोकपाल जो है वो किस किस अधिकारी, किस किस व्यक्ति के प्रति शिकायत सुन सकता है, किस किस के प्रति शिकायत नहीं सुन सकता। मेरी बात यहां तक समझे, ठीक है। किस किस के प्रति शिकायत सुनेगा और किसके प्रति शिकायत नहीं सुनेगा, मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी से प्रश्न आता है। जहां तक मुझे पता है पिछली बार शायद कांस्टेबल में प्रश्न यही था, वो लोकपाल से नहीं था, लोकायुक्त से था। लोकायुक्त का तो और ही खतरनाक काम है। लोकायुक्त के जब क्षेत्राधिकार पढ़ाऊंगी तो उसकी तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि आप ये सोचोगे मैडम लोकायुक्त पद ना हो तो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि आपको लोकायुक्त जो है वो राज्य में है, ठीक है ना। लोकायुक्त जो है वो राज्य में है और लोकपाल केंद्र में है, परंतु लोकपाल स्वतंत्र मजबूत इकाई के रूप में दिखेगा और लोकायुक्त स्वतंत्र तो है नाम मात्र का, परंतु मजबूती नहीं है लोकायुक्त में। अभी हम पढ़ लेंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं है, सारी समस्याएं, निश्चिंत रहो। क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार में अब ध्यान से सुनो कि लोकपाल किन किन की शिकायतें सुन सकता है। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री को लेकर अगर आप कोई शिकायत करते हो, बात को ध्यान से सुनना, प्रधानमंत्री को लेकर या पूर्व कोई भी प्रधानमंत्री हो, ध्यान से सुनना, प्रधानमंत्री या पूर्व कोई प्रधानमंत्री हो, ये बात ध्यान से सुनना, क्योंकि लोकायुक्त में जो पूर्व में अधिकारी होते हैं ना, उनके, लोकायुक्त में बात कर रही हूं, लोकायुक्त जो राज्यों में लोकायुक्त होते हैं ना, वो पूर्व के अधिकारियों, ठीक है ना, पूर्व के जो मंत्री हैं उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं सुन सकते, परंतु लोकपाल प्रधानमंत्री और पूर्व के प्रधानमंत्रियों के प्रति क्या कर सकते हैं? शिकायत को सुन सकते हैं। पहली बात आप ये देखो। दूसरी बात, नोट लगाकर ध्यान से सुनना, नोट मतलब कान वगैरह खोलकर सुनना। अगर प्रधानमंत्री अगर आप ये कह सकते हो विदेशी संबंध, विदेशों से कोई संबंध की, कोई संधि करी, अगर उससे संबंधित आपको कोई शिकायत करनी है नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर प्रधानमंत्री ने भारत की लोक व्यवस्था को लेकर कोई कार्य किया, उस कार्य के प्रति आप शिकायत नहीं कर सकते। आंतरिक परमाणु शक्ति, अगर आपको परमाणु शक्ति, प्रधानमंत्री की अगर परमाणु शक्ति के ऊपर कोई शिकायत है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक और था, मेरे दिमाग से निकल रहा है, एक और पॉइंट था, हाँ, आंतरिक सुरक्षा। ये लो, ये ध्यान रखना। अब इस बात को कान खोल के क्या सुनना है, ये चार ऐसे मुद्दे हैं जो लोकपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। मतलब लोकपाल इन मुद्दों पर शिकायत प्राप्त नहीं कर सकता। बात यहां तक समझ गए? क्योंकि बच्चों एग्जाम में प्रश्न यह आएगा कि लोकपाल के क्षेत्राधिकार में कौन कौन है। वहां जब प्रधानमंत्री लिखा हुआ है ना, तब ना सोचना, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरा नहीं, प्रधानमंत्री के आंशिक कार्य, प्रधानमंत्री की कुछ आंशिक शक्तियां हैं जो कि लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये बात ध्यान रखना। तो प्रधानमंत्री पूरा नहीं आएगा, इसका जवाब क्या होगा? आंशिक प्रधानमंत्री की शक्तियां, आंशिक प्रधानमंत्री के कार्य, मतलब कुछ कार्य तो क्षेत्राधिकार में आएंगे और कुछ कार्य क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर ये क्लियर हो गया नहीं, मान के चलो कि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा पैदा होती है, यहां पर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा पैदा होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री बच्चा सीधा देखता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं। ये नहीं पता होता कि प्रधानमंत्री के कुछ काम को लेकर आप लोकपाल के पास शिकायत लेकर नहीं जा सकते, और वो काम कौन से हैं? विदेशी संबंध,
आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु शक्तियां। ये 4 काम ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री तो करता है परंतु लोकपाल के पास आप शिकायत लेकर नहीं जा सकते। लोकपाल के क्षेत्राधिकारों में ये 4 कार्य नहीं आते। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? चलो दूसरी बात समझना। दूसरा पॉइंट क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी व पूर्व अधिकारी सब आ जाएंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी व पूर्व अधिकारी, सांसद व पूर्व सांसद, सांसद व पूर्व सांसद। और देखो मतलब अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी होते हैं ना, आईएएस वगैरह, ठीक है ना, तो अखिल भारतीय सेवा और के अधिकारी और पूर्व अधिकारी, पूर्व जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी आप क्या कर सकते हो? शिकायत कर सकते हो। सांसद व पूर्व सांसद, सांसद व पूर्व सांसद, उनके प्रति भी आप क्या कर सकते हो? शिकायत कर सकते हो। ठीक है। सभी मंत्री व पूर्व मंत्रियों के खिलाफ भी आप शिकायत कर सकते हो लोकपाल पर। ध्यान से सुनना, मंत्री जो होंगे वो कहां से होंगे? मंत्री कहां से होने चाहिए? केंद्र से होने चाहिए। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? लोकपाल को कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है। बिल्कुल, लोकपाल के पास कोई भी व्यक्ति शिकायत लेकर जा सकता है। अगला देखो, केंद्रीय स्तर के सभी श्रेणियों में आते हैं ना, ए बी सी और डी, सभी श्रेणियों के अधिकारी व कर्मचारी, बात को ध्यान से सुनना। केंद्र स्तर के मतलब केंद्र पर जो ए बी सी डी जो सभी श्रेणियां होती हैं, ठीक है ना, जो सभी श्रेणियां होती हैं उन श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी आप मतलब उनके लिए भी आप शिकायत लेकर जा सकते हो। और तो और ये कह दिया संसदीय विधायी प्रक्रिया द्वारा गठित आयोग व संस्थाओं के अधिकारी व कर्मचारी, यहां तक कह दिया कि विदेश में बैठे किसी भी प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। मतलब यूं मान के चलो, ठीक है, यूं मान के चलो कि विदेश में मान लो कोई नेपाल बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, तो वो सोचेगा हम लोकपाल से बच जाए। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो लोकपाल से बच जाए। लोकपाल में तो साफ कह दिया, अगर भारत के कार्य क्षेत्र में काम कर रहा है, तो चाहे वो विदेश में कहीं भी बैठा हो, ठीक है, चाहे वो फिर विदेश में कहीं भी बैठा हो, वो लोकपाल के शिकायत के क्षेत्राधिकार में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कार्य आपके लोकपाल के कार्य क्षेत्राधिकार में आते हैं। इनके प्रति आप लोकपाल में शिकायत कर सकते हो। ये पॉइंट समझ में आया? हाँ या ना? फटाफट जवाब दो। मैं एक बार रिपीट करती हूं। रिपीट करने के साथ में ही लोकपाल कंप्लीट हो जाएगा और हम लोकायुक्त शुरू करेंगे। ठीक है ना। पहली बिंदु, आंशिक प्रधानमंत्री व पूर्व प्रधानमंत्री के आंशिक नहीं लिखना सही है, आंशिक कार्य लिखना ज्यादा सही रहेगा। आंशिक कार्य प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के, जिनमें से ये 4 काम है वो लोकपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। ठीक है ना, ये 4 काम है वो लोकपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे। इनको लेकर आप शिकायत नहीं कर सकते। फिर मान लो अखिल भारतीय सेवा, जो आईएएस अधिकारी वगैरह होते हैं, उनको लेकर आप कर सकते हो शिकायत। जो पूर्व अधिकारी होते हैं उनको लेकर आप शिकायत कर सकते हो। सांसद व पूर्व सांसद होते हैं, उनको लेकर आप शिकायत कर सकते हो। सभी मंत्री और पूर्व मंत्री जो केंद्र के हैं, उनको लेकर शिकायत कर सकते हो। ठीक है,
केंद्रीय स्तर के सभी कर्मचारी जो होते हैं ना, सभी श्रेणियों के सभी कर्मचारी अधिकारी उनकी शिकायत कर सकते हो। संसदीय विधायी मतलब संसदीय विधायी प्रक्रिया के द्वारा अगर कोई आयोग या कोई संस्था बनती है तो उन अधिकारियों की भी आप शिकायत कर सकते हो लोकपाल के पास। और अगर विदेश में बैठा भारत के कार्य क्षेत्र का अगर वो काम कर रहा है, भारत के कार्य क्षेत्र में काम कर रहा है, ठीक है, भारत में किसी भी विभाग या किसी भी स्तर पर वह कार्य कर रहा है, चाहे वो बैठा विदेश में हो, उसके खिलाफ भी आप शिकायत कर सकते हो। पॉइंट यहां तक क्लियर? ठीक है, ये आपका लोकपाल इसी के साथ कंप्लीट होता है। लोकपाल इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा फिलहाल वर्तमान के लोकपाल को लेकर। देखो हुआ क्या, लोकपाल संस्था की स्थापना हुई है मार्च 2019 में, ठीक है। और इस संस्था की स्थापना में अगर मैं बात करूं तो इसका जो सभापति, जो चेयरमैन है, जिसे लगभग आप तारीख आती है 23 मार्च 2019 को पीसी पिनाली चंद्र घोष को पहला सभापति, लोकपाल का पहला सभापति बनाया गया। इसी में हमने पढ़ा था ना 8 सदस्य थे, 8 सदस्य होंगे, 8 में से 4 तो होंगे न्यायिक और 4 होंगे गैर न्यायिक। यही पढ़ा था ना हमने, 4 तो होंगे न्यायिक और 4 होंगे गैर न्यायिक। तो न्यायिक में फिलहाल 2 हैं और गैर न्यायिक में 4 हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक तो है आपके प्रदीप, और दूसरी है, एक नाम है इनका अभिलाषा कुमारी, ठीक है। ये जो प्रदीप है ये झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। प्रदीप जी जो है वो झारखंड हाईकोर्ट के रह चुके हैं और अभिलाषा कुमारी जो है वो मणिपुर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। और फिलहाल 2 ही बैठे, 2 पद जो है वो खाली है। वर्तमान में क्या है, 2 पद जो है वो खाली है, ठीक है। 4 अगर न्यायिक की बात करूं तो देखो मुझे कितने एक याद है, मुझे भी ध्यान नहीं है कितने। अर्चना रामसुंदरम, ठीक है। एक है आपके दिनेश जैन, एक है आपके महेंद्र, और एक और है आपके इंद्रजीत, ठीक है। ये 4 तो आपके गैर न्यायिक हो गए और ये आपके 2 ही हैं, ठीक है। न्यायिक में अभी 2 ही हैं, न्यायिक में 2 हैं। एक प्रदीप जी है, प्रदीप कुमार यू कह सकते हैं। प्रदीप कुमार ये झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है और अभिलाषा कुमारी मणिपुर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है ना। और गैर न्यायिक 4 है, एक अर्चना रामसुंदरम, दिनेश जैन, महेंद्र कुमार और इंद्रजीत। पॉइंट यहां तक क्लियर? लोकपाल आपका कंप्लीट हो चुका है। लोकपाल जो है वो इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं आपके राजस्थान लोकायुक्त की। किसकी बात कर लेते हैं? राजस्थान लोकायुक्त की, ठीक है। ये अब नो डाउट मैं बेसिकली राजस्थान से मैं बिलोंग करती हूं तो मैं राजस्थान का ही लोकायुक्त पढ़ा पाऊंगी, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ बाकी बच्चों से। जो बच्चे राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हैं वो अपनी लोकायुक्त की वेबसाइट पे जाकर सूचनाएं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी बात को ध्यान से सुनना, लोकपाल तो सबके लिए कॉमन था ना, लोकपाल केंद्र का था तो सभी के लिए कॉमन था। परंतु लोकायुक्त की बात यहां आती है जब लोकायुक्त है तो लोकायुक्त राज्यों में है, लोकायुक्त राज्यों में है तो सभी राज्यों का विषय है,
ठीक है, सभी राज्यों का विषय है। सभी राज्यों में लोकायुक्त की योग्यता, कार्यकाल, व्यवस्थाएं अलग अलग है। ठीक है, सबकी लोकपाल की योग्यताएं, कार्यकाल, व्यवस्थाएं क्या है, अलग अलग है। तो अब यहां एक समस्या पैदा हो जाती है, जो बच्चा राजस्थान से बिलोंग नहीं करता उसके लिए ये राजस्थान लोकायुक्त जो है वो काम का नहीं है। पहली बात ये ध्यान से सुनना, ठीक है। हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, ठीक है, इनमें अलग अलग हर राज्य में लोकायुक्त की व्यवस्था, स्थापना, योग्यता, कार्यकाल, परिस्थितियां अलग अलग हैं। मैं आपको फिर कह रही हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं केवल यहां केवल राजस्थान का लोकायुक्त लेकर बात करूंगी, जिसमें हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं लोकायुक्त के बारे में, ठीक है ना। बिल्कुल मुझे पता है बहुत से बच्चा यूपी से है, कोई झारखंड से है, कोई बिहार से है, मुझे बिल्कुल पता है आप सब अलग अलग राज्यों से, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कंफर्म कर दिया है, ठीक है ना। आप हल्का सा सुन लीजिए, सुनने में कुछ नहीं जाता है, परंतु कुछ प्रावधान ऐसे होंगे जो आपके स्टेट में अलग होंगे, ठीक है, कुछ आपके स्टेट में अलग होंगे, तो बिल्कुल आप उन्हें एक बार और देख लीजिए। बाकी समझ लो, समझने में कोई बुराई नहीं होती बच्चों। देखो, सबसे पहली बात शुरू करते हैं लोकायुक्त की। तो देखो, मैंने तुम्हें दो पद पढ़ाए, एक लोकपाल पढ़ाया, एक मैंने आपको लोकायुक्त अब पढ़ाऊंगी। लोकपाल जो है, ठीक है ना, लोकपाल है वो केंद्र का विषय, हम पढ़ चुके हैं, वो केंद्र में स्थापना होगी, केंद्र के अधिकारियों के प्रति शिकायतें सुनेगा और जांच करेगा। बात कर लेते हैं राजस्थान की, बिहार की, यूपी की। जो अदर स्टेट है, उन स्टेट के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक पद काम कर रहे हैं, जो अन्य न्यायिक पद पर काम कर रहे हैं, उनके जांच कैसे होगी। तो क्या कहा, राज्यों में, ठीक है, राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की जाए, राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की जाए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक अधिनियम कल पढ़ाया था, लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम, लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। इस अधिनियम में सबके लिए लिखा था, ध्यान रखना, अकेले राजस्थान के लिए नहीं, सबके लिए लिखा था, सबके लिए लिखा था कि यह अधिनियम लागू होते ही, अधिनियम लागू होने के एक वर्ष के भीतर सभी राज्यों में, एक वर्ष के भीतर सभी राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की जाए, सभी राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की जाए, ठीक है। मतलब साफ कह दिया, 2014 में लागू हो गया, तो लगभग 2015 तक सभी राज्य, लगभग 2015 तक सभी राज्यों को लोकायुक्त की स्थापना करनी है। देखो हुआ क्या, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जिन राज्यों में लोकायुक्त था, जैसे कि हमारे यहाँ राजस्थान में 1973 से लोकायुक्त का पद है, 1973 से लोकायुक्त का पद भारत में है। वैसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग, जैसे अगर कोई बच्चा महाराष्ट्र से है, तो महाराष्ट्र में जो लोकायुक्त का पद है वो 1971 से है, ठीक है, महाराष्ट्र से वो 1971 से है। अब आप देख लीजिए अपने अपने स्टेट में, ठीक है, अपने अपने स्टेट में कब लोकायुक्त पद स्टार्ट हुआ था। अब देखो हुआ क्या, अब मान लो जैसे राजस्थान में 1973 में लोकायुक्त पद है ना, 1973 में अगर लोकायुक्त पद बन गया, तो इस अधिनियम के आधार पर हमें वापस स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे यहाँ लोकायुक्त पद ऑलरेडी स्थापित है। जिन राज्यों में लोकायुक्त पद नहीं है, उन राज्यों में, उन सभी राज्यों में एक वर्ष के भीतर लोकायुक्त पद का सृजन किया जाए, उसकी स्थापना की जाए। बात यहां तक क्लियर? खास बात समझना, केवल और केवल लोकायुक्त की नियुक्त, मतलब केवल और ये कहा कि पद होना चाहिए। लोकायुक्त का कार्यकाल क्या होगा, लोकायुक्त का योग्यता क्या होगी, लोकायुक्त त्याग पत्र किसको देगा, मतलब लोकायुक्त को लेकर अन्य जो व्यवस्थाएं होती है कि बेटा क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या नियुक्ति कौन करेगा, कार्यकाल क्या होगा, त्याग पत्र किसे देंगे, पद से हटाएंगे कैसे, बहुत सारी बातें होती हैं जिनकी व्याख्या जो है वो अधिनियम 2013 में नहीं की गई। केवल अधिनियम में एक ही बात लिखी थी कि एक वर्ष के भीतर जिन राज्यों में लोकायुक्त पद सृजित नहीं है, गठित नहीं है, वो गठित कर ले। बात यहां तक क्लियर? अब देखो अब हुआ क्या, थोड़ा सा समझो इस चीज को। कई बार बच्चों को समस्या रहती है, कई जगह मैंने भी देखा है कि बच्चों मतलब
कुछ जगह थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा? मेरी बात को ध्यान से सुनना। 1970 में लोकायुक्त अधिनियम, ध्यान से सुनना, 1970 में लोकायुक्त अधिनियम, मतलब लोकायुक्त को लेकर जो कानून था ना, वो सबसे पहले उड़ीसा ने बनाया। देखो उड़ीसा से अगर कोई बच्चा है तो कितना खुशनसीब है। 1970 में लोकायुक्त अधिनियम जो है वो सबसे पहले उड़ीसा ने बनाया, परंतु उसने स्थापना नहीं करी, परंतु उसने स्थापना नहीं करी है। क्या हुआ? 1971 में महाराष्ट्र ने 1971 में महाराष्ट्र ने सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना करी, लोकायुक्त की स्थापना करी। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? कुछ चीजें बच्चों दिमाग में एकदम क्लियर कर लेना। लोकपाल तो है संस्था, मैंने कल समझाया था ना, लोकपाल तो क्या है? संस्था, परंतु लोकायुक्त क्या है? पद। लोकपाल तो क्या है? संस्था। जो बच्चा कल मेरी क्लास में था उसको याद आ गया। संस्था में क्या होता है? बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और लगभग 9 सदस्यों से मिलकर लोकपाल बनता है। 9 सदस्यों से मिलकर लोकपाल बनता है, ठीक है। और लोकायुक्त क्या है? लोकायुक्त अकेले एक पद का नाम है। लोकायुक्त क्या है? पद का नाम है। बात यहां तक क्लियर हो गई? हाँ या ना? अब देखो 1970 में लोकायुक्त अधिनियम बनाया सबसे पहले उड़ीसा ने। 1971 में लोकायुक्त पद बनाया सबसे पहले महाराष्ट्र ने, ठीक है। हम लोग चर्चा कर लेते हैं हमारे राजस्थान की। तो 1973 में राजस्थान के द्वारा लोकायुक्त अधिनियम भी बनाया गया और अधिनियम के द्वारा लोकायुक्त की स्थापना भी की गई। बात यहां तक समझ गए? तो ये आपको 3 फिगर ध्यान रखने। अब हम जो आगे चर्चा करेंगे वो मैं अब पढ़ाऊंगी आपको राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973, ठीक है। तो एक बार फिर देख लो, लोकायुक्त पद है कहां है? राज्य में है। राज्य संबंधी जो शिकायतें हैं, ठीक है, राज्य के संबंधित जो शिकायतें हैं वो लोकायुक्त सुनता है, ठीक है, वो लोकायुक्त सुनेगा। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो था उसमें एक ही बात लिखी थी, एक ही छोटी सी बात, कि जिन राज्यों में लोकायुक्त पद नहीं है वह 1 वर्ष के भीतर लोकायुक्त पद का सृजन करें, ठीक है। हम चलते हैं 1970 में उड़ीसा ने सबसे पहले अधिनियम बना लिया। 1971 ने महाराष्ट्र ने क्या किया? पद सृजित ही कर दिया, ठीक है। और 1973 में राजस्थान ने अधिनियम बनाकर पद भी सृजित कर दिया था लोकपाल का, ठीक है। बात यहां तक लोकायुक्त का। अब हम पढ़ लेंगे राजस्थान लोकायुक्त की विशेष कुछ बातें। ध्यान से सुनना, जैसे कि आप इतनी देर से बड़े जल्दी में सब बच्चे लगे हुए हैं। तो हमारे यहाँ विधानसभा में एक अधिनियम है जिसका नाम क्या है? राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। ये तो क्या है बच्चों? इसका नाम है, ठीक है ना। ये तो क्या है? इसका नाम है राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें केवल लोकायुक्त की बात है, कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने लोकायुक्त और उप लोकायुक्त भी पद सृजित कर रखे हैं। तो हमने क्या किया? भागा भागे, मतलब एक तरह से होड़ में देखा देखी काम किया और उप लोकायुक्त एक ही बार बनाया, दूसरी बार तो पद ही नहीं बना। और ये तो कितनी बड़ी खास बात है। वर्तमान में, ध्यान से सुनना, वर्तमान में लगभग यू मान के चले 2019 से मार्च 2019 से लोकायुक्त और उप लोकायुक्त तो चलो खाली है, लोकायुक्त पद भी आज देखा जाए वर्तमान आज क्या चल रही है? जुलाई चल रही है ना। जुलाई 2020 में आज खाली है हमारे यहाँ लोकायुक्त का पद। कब से? मार्च 2019 से। क्यों हुआ खाली? क्या आवश्यकता पड़ी? अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं करी? आगे चर्चा करेंगे, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनो। राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 हुआ क्या? ध्यान से सुनना। आपके यहाँ विधानसभा में ये पारित हो गया
और विधानसभा में पारित होने के बाद 3 फरवरी 1973 को इस अधिनियम को लागू कर दिया। खास बात समझना, 3 फरवरी 1973 को इस अधिनियम को क्या कर दिया? लागू कर दिया। परंतु इस अधिनियम पर राष्ट्रपति ने अनुमति 26 मार्च 1973 को दी थी। राष्ट्रपति ने हां कब भरी? 26 मार्च 1973 में हां भरी, परंतु विधानसभा ने राजस्थान में लागू कब कर दिया? 3 फरवरी 1973 को लागू कर दिया। दिमाग थोड़ा चकरा रहा होगा, ठीक है ना? इसलिए चकरा रहा होगा क्योंकि मैडम, पहली बात तो जब राज्य में कानून बन रहा है तो ये राष्ट्रपति बीच में कहां से ले आए? आप गलत लिख दिया, वो सही लिखा हुआ है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। पहली बात, ये राज्य में कानून बन रहा है तो राष्ट्रपति कहां से आ गया? और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने तारीख उल्टी सीधी लिख दी क्या? बिल्कुल नहीं है, सही है। दूसरी बात, ये चकरा रहा होगा सोचकर कि मैडम लागू तो पहले कर दिया और हस्ताक्षर बाद में हुए। दिमाग चलता है आप लोगों का, बहुत होशियार बच्चे हो आप लोग, मुझे पता है। अब आपके जो दिमाग चलता है उस दिमाग को थोड़ा सा और अच्छे से दौड़ाओ। क्या दौड़ाना है? दौड़ाना यहां है कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से पहले अगर आप लागू करना चाहे तो कानून को लागू कर सकते हो। अगर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए तो कानून जारी रहेगा, और अगर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किए तो कानून समाप्त हो जाता है। पहली बात तो ये दिमाग में क्लियर समझ लो, क्या है? 3 फरवरी को विधानसभा में जैसे ही पारित हुआ, विधानसभा ने जैसे अनुमति दी, लागू कर दिया तुरंत। अनुमति मिलते ही लागू तो कर दिया पद को, 3 फरवरी 1973 में लागू कर दिया। और विधानसभा की अनुमति मिलने के बाद यह प्रस्ताव गया राष्ट्रपति के पास। ये प्रस्ताव कहां गया? राष्ट्रपति के पास। अब दिमाग चल रहा होगा, राष्ट्रपति के पास क्यों गया? मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, अब जिनको याद है वो बच्चे तो होशियार है, जिनको नहीं याद है वो याद कर लो। अनुच्छेद 200 में मैंने एक बात पढ़ाई थी, अनुच्छेद 200 में एक बात पढ़ाई थी कि हाईकोर्ट से संबंधित अगर कोई भी शक्ति, कोई भी प्रावधान होगा, हाईकोर्ट से संबंधित अगर कोई भी शक्ति, कोई भी प्रावधान होगा तो वह राज्यपाल के हाथ में न होकर किसके हाथ में होगा? राष्ट्रपति के हाथ में होगा। बात को समझ गए? अब देखो, आप कहोगे मैडम कहां लोकायुक्त कहां हाईकोर्ट, तो आप एक बात आगे पढ़ोगे, लोकायुक्त की योग्यता क्या होती है? लोकायुक्त की योग्यता होगी हाईकोर्ट का न्यायाधीश। तो मुझे बताओ, जब हाईकोर्ट के न्यायाधीश को आप लोकायुक्त बना रहे हो, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को लोकायुक्त बना रहे हो, तो लोकायुक्त हाईकोर्ट के न्यायाधीश को लेकर अगर संदर्भ में कोई भी व्यवस्था, कोई भी प्रावधान जोड़ना है तो अनुमति कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। हाईकोर्ट को लेकर राज्यपाल कहीं भी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मेरी बात को यहां तक समझे? अनुच्छेद 200 जो है वो 200 में साफ लिखा है कि विधान परिषद में पारित कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बन जाएगा, राज्यपाल के हस्ताक्षर से कानून बन जाएगा, राज्यपाल साइन करेगा। परंतु ये लिख दिया, परंतु अगर हाईकोर्ट से संबंधित कोई बातचीत है, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर राज्यपाल और लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की इस बात को अगर समझ गए तो हम आगे चले। अब बात कर लेते हैं योग्यता की। अब बात किसकी कर लेते हैं? योग्यता की। तो ध्यान से सुनना, राजस्थान में क्या कहा? राजस्थान में यह कहा किसी भी हाईकोर्ट के न्यायाधीश कह लो, मुख्य न्यायाधीश कह लो, हालांकि न्यायाधीश की कंडीशन डाली है, न्यायाधीश होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश है कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी, पर यह बात ध्यान रखना, किसी भी, मतलब राजस्थान में जो लोकायुक्त बनेगा वो जरूरी नहीं है कि राजस्थान के हाईकोर्ट में काम किया हो, वो पूरे देश में, भारत देश में किसी भी हाईकोर्ट में उसने काम किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? क्या किसी भी, देखो ये शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न आ जाए योग्यता क्या है, एग्जाम में प्रश्न आ जाए योग्यता क्या है, तो वहां लिखा हो कि राजस्थान हाईकोर्ट का ही होना चाहिए। नहीं,
कोई जरूरी नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट का हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरे किसी भी राज्य के हाईकोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। न्यायाधीश या तो हो या न्यायाधीश रह चुका हो। बात यहां तक क्लियर हुई, पॉइंट यहां तक डन हुआ। किसी भी हाईकोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है, ये क्या है उसकी योग्यता। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आप अभी कह रहे थे ना, नियुक्ति। अब बात किसकी कर लेते हैं, नियुक्ति। आपके जो लोकायुक्त है, ध्यान से सुनना, चाहे लोकायुक्त हो चाहे उप लोकायुक्त हो, ठीक है, लोकायुक्त हो या उप लोकायुक्त हो, तो अगर इसकी बात करें तो हम लोग दोनों को, ध्यान से सुनना, दोनों की नियुक्ति कौन करेगा, दोनों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। दोनों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, दोनों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल को परामर्श कौन देगा बच्चों, परामर्श कौन देगा, कॉलेजियम देगा। ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, जो राजस्थान से बच्चा जो बिलोंग कर रहा है ना, उसको लेकर यहां प्रश्न तैयार होगा। कैसे, लोकायुक्त, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल, बिल्कुल सही। लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, हर राज्य के राज्यपाल नियुक्त करेंगे, ठीक है ना। परंतु परामर्श किसकी चाहिए, कॉलेजियम की। अब बात आई मैडम कॉलेजियम में कौन होगा, ध्यान से सुनना। कॉलेजियम में एक तो होगा मुख्यमंत्री, एक होंगे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक होंगे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और एक होगा विधानसभा का विपक्षी दल का नेता, विधानसभा का विपक्षी दल का नेता। बात यहां तक समझ गए। राज्यपाल कॉलेजियम की परामर्श पर लोकायुक्त को क्या करेगा, ठीक है ना। राज्यपाल कॉलेजियम की परामर्श पर लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा, जिसमें एक होगा मुख्यमंत्री जो कि अध्यक्ष होगा। इस कॉलेजियम का अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सदस्य होगा, और हाईकोर्ट मतलब राजस्थान का, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, किसी भी का भी नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो और विधानसभा के विपक्षी दल का नेता होना चाहिए। इनकी परामर्श पर राज्यपाल जो है वो क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। पॉइंट यहां तक क्लियर, ठीक है ना। हाँ, योग्यता हो, बिल्कुल अशिक कुमार जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नियुक्ति हो, योग्यता हो, कार्यकाल हो, त्यागपत्र हो, पद से हटाना हो या कार्य क्षेत्र हो, वो सब कुछ लोकायुक्त के लिए राज्य तय करेगा, ठीक है ना। राज्य तय करेगा लोकायुक्त की शिकायत किस क्षेत्राधिकार में आएंगी, किस किस की शिकायत सुन सकता है, किसकी शिकायत नहीं सुन सकता है। पॉइंट यहां तक क्लियर, ठीक है। सीएम जो है वो अध्यक्ष होगा, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। बात यहां तक क्लियर। चलो, अब आपके दिमाग में इतनी देर से खुराफात चल रही थी मैडम कार्यकाल, मैंने देखा काफी बच्चों ने कार्यकाल लिख रहे थे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस अधिनियम में 1973 में कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष। कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष। अब बात यहां तक तो बनी, हुआ क्या, आपके यहाँ एक 12वें, जो अभी तक आज तक देखा जाए तो अंतिम है, 12वें एक लोकायुक्त है राजस्थान के, सज्जन सिंह कोठारी। कौन है, सज्जन सिंह कोठारी। तो सज्जन सिंह कोठारी जो लोकायुक्त है वो 2013 में बने और 2018 में उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था। क्या होने वाला था, 2018 में कार्यकाल पूरा होने वाला था। हुआ क्या, बात को ध्यान से सुनना, हुआ क्या, कार्यकाल पूरा होने के लगभग 2-3 दिन पहले वसुंधरा सरकार थी उस वक्त 2018 में, तो वसुंधरा सरकार ने सज्जन सिंह कोठारी का कार्यकाल और लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ाकर 2018 में 8 वर्ष कर दिया। और देखो क्या लाइन लिखी, अध्यादेश जारी हुआ था ये, और कह सकती हूं मैं, वसुंधरा सरकार ने अध्यादेश जारी करवाकर आपके यहाँ जो सज्जन सिंह कोठारी जो लोकायुक्त थे उनका कार्यकाल बढ़ा दिया कि भाई कौन नियुक्त करेगा, वापस इन्हीं को कंटिन्यू कर दो। मतलब इनका क्या लिखा, लोकायुक्त का कार्यकाल जो है वो 8 वर्ष होगा और सज्जन सिंह जो है उनका भी कार्यकाल 8 वर्ष होगा। ये यहां तक बात हुई। अब लोकायुक्त
अध्यादेश द्वारा 2018 में वसुंधरा राज्य क्या करी सरकार, बढ़ाकर चली गई कार्यकाल। फिर आपकी आती है गहलोत सरकार और उन्होंने मार्च 2019 में, ध्यान से सुनना, मार्च 2019 में गहलोत ने फिर इसका कार्यकाल कम करके कितना कर दिया, 5 वर्ष कर दिया। गहलोत सरकार ने फिर इसका कार्यकाल 5 वर्ष कम कर दिया और कम करते ही जो सज्जन सिंह है उन्हें भी जाना पड़ा और मार्च 2019 के आसपास, शायद यही होगा, मार्च 2019 के आसपास सज्जन सिंह का भी कार्यकाल खत्म करके उन्हें भी वापस भेज दिया। तो अगर देखा जाए तो सज्जन सिंह जो है वो 2013 से लेकर 2019 तक पद पर थे। आज अगर मैं वर्तमान की कंडीशन बताऊं तो वर्तमान में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष ही है। मुझे बताओ क्या कार्यकाल को लेकर डाउट जो है वो क्लियर हो गए, हाँ या ना, हाँ या ना। मैं इस पॉइंट को एक बार फिर रिवाइज कर देती हूं, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे एक बार बता दीजिएगा, हम इसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है ना, हम इसको रिपीट कर लेंगे। तो हमने ये पढ़ा राजस्थान लोकायुक्त को लेकर कि राजस्थान में लोकायुक्त को लेकर नियम, अधिनियम जो बना है वो है राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। मतलब हमारे यहाँ लोकायुक्त भी हो सकता है, उप लोकायुक्त भी हो सकता है, ठीक है। विधानसभा में यह अधिनियम विधानसभा के द्वारा 3 फरवरी 1973 को इस अधिनियम को लागू कर दिया गया और राष्ट्रपति की अनुमति इस अधिनियम को 26 मार्च 1973 में प्राप्त हुई। 26 मार्च 1973 में इसकी अनुमति प्राप्त हुई, ठीक है। योग्यता में ध्यान रखना, योग्यता में अगर बात करें तो ये जो योग्यता है ना, ये जो योग्यता है ये केवल लोकायुक्त की है, ये और ध्यान रखना, ये योग्यता केवल लोकायुक्त की है, उप लोकायुक्त की ये योग्यता नहीं है। ये केवल लोकायुक्त की योग्यता है, उप लोकायुक्त की योग्यता नहीं है। ये पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना ही रखना, ठीक है। अब आप पूछोगे मैडम उप लोकायुक्त कौन होगा फिर? देखो बच्चों, उप लोकायुक्त मैंने कहा एक ही बार बना है, ठीक है ना। आपके केपीयू मेनन जी हैं, वो एक ही व्यक्ति लोकायुक्त बना, एकमात्र, ठीक है, एकमात्र लोकायुक्त बना। और वो कौन था? आईएएस अधिकारी था, प्रशासनिक सेवा का अधिकारी था, ठीक है। इसलिए उप लोकायुक्त की कोई भी विशेष तौर पर क्या है, विशेष तौर पर कोई भी योग्यता नहीं है। बिल्कुल हम बात करेंगे वर्तमान में ये पद खाली है, वर्तमान में लोकायुक्त भी खाली, उप लोकायुक्त भी खाली, दोनों पद खाली है, टेंशन ना लो। किसी भी हाईकोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है, लोकायुक्त की योग्यता, उप लोकायुक्त की कोई योग्यता तय नहीं है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगली बात क्या है? नियुक्ति। नियुक्ति जो है वो लोकायुक्त हो, उप लोकायुक्त हो, नियुक्ति राज्यपाल करेगा, राज्यपाल करेगा परामर्श, राज्यपाल करेगा परामर्श कॉलेजियम से लेगा, परामर्श कॉलेजियम से लेगा, जिसमें कॉलेजियम में एक होगा मुख्यमंत्री और राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और विधानसभा का, मैंने पूरा नहीं लिखा क्या, विधानसभा का विपक्षी दल का नेता होगा। बात यहां तक ठीक है। कार्यकाल कितना है? कार्यकाल 1973 के अधिनियम के द्वारा 5 साल था। अध्यादेश जारी करके 2018 में वसुंधरा सरकार ने 8 वर्ष कर दिया, ठीक है। और मार्च 2019 में इसे समाप्त करके इसका कार्यकाल पुनः कितना कर दिया गया? पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। अच्छा एक बात बताओ, पूछूं तो सुनो, मुझे ये बताओ लोकपाल का कार्यकाल कितना पढ़ाया था मैंने तुम्हें? मैंने लोकपाल का कार्यकाल पढ़ाया था ना, कितना पढ़ाया था? लोकपाल का कार्यकाल कितना पढ़ाया था? मुझे फटाफट जवाब दो। हाँ जी पूछ लिया मैंने, बताओ लोकपाल का कार्यकाल कितना? कल पढ़ाया हमने, कल पढ़ा है लोकपाल का कार्यकाल कितना? बिल्कुल सही, 5 वर्ष 70 वर्ष आयु, ये पढ़ाया था। 5 वर्ष और 70 वर्ष आयु मतलब लोकपाल में सेवानिवृत्ति की आयु थी, समझे? लोकपाल में सेवानिवृत्ति की आयु थी, परंतु लोकायुक्त में सेवानिवृत्ति की कोई आयु नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सेवानिवृत्ति की आयु नहीं है। मतलब इसमें केवल और केवल 5 साल लिखा है, कोई आयु नहीं लिखी हुई। पर लोकपाल में 5 साल और 70 वर्ष, 5 साल तो कार्यकाल हो जाए या फिर 70 वर्ष का, जो पहले हो जाए,
ठीक है, परंतु इसमें केवल 5 वर्ष लिखा है, इसमें सेवानिवृत्ति की कोई भी आयु नहीं लिखी हुई। ये बात बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। मैं तुमसे इतना अनुरोध करती हूं कि मेरे से पढ़ने के बाद कंफ्यूज मत होना। राज्य में, राजस्थान में केवल 5 वर्ष है, 70 वर्ष नहीं है। क्योंकि कल ही बच्चे ने पूछा मैडम 5 वर्ष 70 वर्ष लोकायुक्त की भी होती है क्या? तो लोकायुक्त की केवल 5 वर्ष, ठीक है ना, केवल 5 वर्ष। लोकपाल की 5 और 70, दोनों चीजें ध्यान रखना। ये आपका कार्यकाल का पॉइंट कंप्लीट, ठीक है। इससे आगे देखते हैं। आगे देखो, ये तो हो गया कार्यकाल। अब कार्यकाल के बाद हम बात करते हैं त्यागपत्र। कार्यकाल की बात कर लेते हैं। बाद इस अधिनियम में क्या कहा, अगर लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को त्यागपत्र देना है तो त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। एक बात और समझो, पद से हटाना, पद से हटाना। अब ना यहां तो राजस्थान में तो ना, मतलब यूं कह सकते हैं, बुरा मत मानना कोई अगर राजस्थान का प्रिय विद्यार्थी है तो, राजस्थान ने तो लोकायुक्त पद की ऐसी हालत खराब कर रखी है कि ये समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। देखो आप इसको यूं समझना, लोकायुक्त को हटाने की व्यवस्था समझो, ठीक है ना, लोकायुक्त को हटाने की व्यवस्था को समझो। विकास जी अगर 65 लिखी है तो उस किताब के उस पन्ने को मिटा दो, उस पर 70 वर्ष लिख दो, ठीक है ना। 70 वर्ष कंफर्म है, 65 अगर किसी बुक में लिखी है गलत लिखी है, पॉइंट यहां तक ध्यान रखो, ठीक है ना। पद से हटाना, अब देखो राजस्थान में जो लोकायुक्त है उसको पद से कैसे हटाएंगे, सुनना। आपको ऐसे लगेगा ये हो क्या रहा है, गंगा बह कहीं रही है, जा कहीं रही है, फिर वापस कहीं आ रही है, फिर क्या हो रहा है, समझो। अगर इस लोकायुक्त को पद से हटाने की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनना, क्या होगा। पहला काम तो ये होगा, कदाचार व अक्षमता, कदाचार व अक्षमता के आधार पर राज्यपाल, कदाचार व अक्षमता के आधार पर, अक्षमता के आधार पर राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश से क्या करवाएगा, इसकी जांच करवाता है। बात को ध्यान से सुनना भी, पता चले कि कोई शिकायत आई है, लोकायुक्त से संबंधित क्या आई है, कोई शिकायत आई है, ठीक है भाई, शिकायत आई मान लिया। शिकायत आने के बाद में वो शिकायत कदाचार और अक्षमता के आधार पर है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस शिकायत की जांच करवाएगा सुप्रीम कोर्ट से। किससे करवाएगा? सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच करवाता है, सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच करवाएगा और सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाने के बाद में, जांच करवाने के बाद, अब ध्यान से सुनना, जांच करवाने के बाद, जांच के बाद विधानसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, आपने इतने दिन यही पढ़ा कि भाई राज्यपाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, राज्यपाल करवाएगा, महेश जी राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है ना, राज्यपाल ही है, राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है, मैं तभी तो कह रही हूं ना, गंगा ऐसी उल्टी बह रही है कि जब मेरे को भी चीज का पता चला तो मैंने भी 3 बार पढ़ा उसको, ठीक है। तो अक्षमता और कदाचार के आधार पर राज्यपाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कहेगा ये भी जांच करो, सुप्रीम कोर्ट को कहेगा जांच करो, क्योंकि हाई कोर्ट से ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ही है ना, हाई कोर्ट का तो जज बैठा ही है, हाई कोर्ट का जज तो बैठा ही है, लोकायुक्त है ही। और हाई कोर्ट का जज अगर लोकायुक्त है तो मुझे बताओ हाई कोर्ट ही उसकी जांच कैसे करेगा, तो वो जांच कहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास। अच्छा मैं राष्ट्रपति बोल रही हूं क्या, माफी चाहती हूं, ये राज्यपाल है, मैं अगर मैंने राष्ट्रपति बोला है तो, ठीक है। कदाचार अक्षमता के आधार पर राज्यपाल जो है, राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय के जांच करवाएगा, सुप्रीम कोर्ट से क्या करवाएगा, जांच करवाएगा। राज्यपाल है वो, राष्ट्रपति नहीं है, लिखा सही है, मैंने बोल गलत दिया, ठीक है। राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के पास जांच करवाएगा और जांच के बाद विधानसभा में प्रस्ताव रखेगा। अब सोचो, आपने ये पढ़ा है कि जैसे ही जांच होती है, जांच होने के बाद में राष्ट्रपति घोषित कर देता है कि भाई जाओ, यहां ऐसा नहीं हो रहा। यहां अब क्या होगा, यहां जांच के बाद विधानसभा में प्रस्ताव रखेंगे और फिर क्या होगा, विधानसभा उस प्रस्ताव पर 2/3 बहुमत से, जो विशेष बहुमत होता है ना आपका, उस विशेष बहुमत
उस विशेष बहुमत से अगर प्रस्ताव को पारित कर देती है तो लोकायुक्त का पद रिक्त माना जाएगा। तो लोकायुक्त का पद रिक्त माना जाएगा। सोचो कितनी बड़ी बात, इसको कैसे 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 घुमाया है, कितना घुमाया इस बात को। अब मुझे बताओ, कोई लोकायुक्त बेचारा बन गया, उसको हटाना तो मैं बताऊं संभव ही नहीं है। कैसे हटाओगे, कितनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। विधानसभा में प्रस्ताव रखने का मतलब है जब सत्र चलेगा तब, और सत्र में भी जरूरी है क्या एक सत्र में पारित हो जाए, हो सकता है साल से 2 साल गुजर जाए, ठीक है ना, साल से 2 साल गुजर जाए। पॉइंट यहां तक क्लियर, डन। शैलेश जी, सुप्रीम कोर्ट बोलूं या फिर सर्वोच्च न्यायालय बोलूं, एक ही बात है। सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में है और सर्वोच्च न्यायालय हिंदी में, उच्चतम न्यायालय भी कह सकते हो, बात तो एक ही है ना। पॉइंट यहां तक क्लियर होगा। ये पद से हटाने की प्रक्रिया है, त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। पद से कैसे हटेंगे, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बाद में अगर वो व्यक्ति आरोपी है, अगर आरोपी है तो उसको विधानसभा में प्रस्ताव रखेंगे, फिर विधानसभा 2/3 बहुमत से फिर पारित करे, तब जाकर वो पद रिक्त माना जाएगा। अगर विधानसभा ने मना कर दिया तो पद रिक्त नहीं मानेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने अगले को गलत साबित कर दिया हो, उस पे जांच पे कह दिया कि ये दोषी है, फिर भी अगर विधानसभा ने पारित नहीं किया ना तो उसको व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं घनश्याम जी, इतने में तो कार्यकाल पूरा हो जाएगा अगले का। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। ये आपके लोकायुक्त की कुछ जो विशेष बातें थी वो चर्चा कर ली। अब बात कर लेते हैं आपके लोकायुक्त की शक्तियों की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, लोकायुक्त की शक्तियां। जो आपके राजस्थान के लोकायुक्त को जो शक्तियां प्राप्त हैं, लोकायुक्त को राजस्थान लोकायुक्त के कुछ शक्तियां प्राप्त है, वो सुनो। पहली बात, सबसे पहली बात, सीपीसी 1908, सीपीसी 1908 के तहत समन जारी कर सकता है। मैंने अभी पढ़ाया था लीगल नोटिस जारी कर सकता है। दूसरा काम, समन जारी कर सकता है, लीगल नोटिस जारी कर सकता है, और शपथ पत्र पर गवाही ले सकता है, और गवाही की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। ये बात तो मैंने आपके लोकपाल के लिए भी पढ़ाई थी ना, ये बात मैंने आपको लोकपाल के लिए भी पढ़ाई थी, ये बात मैं आपको यहां भी पढ़ा रही हूं, ठीक है, सेम ही बात है। अगर कोई व्यक्ति गलत पाया गया तो उसके लिए समन जारी किया जा सकता है, शपथ पत्र पर गवाही ले जा सकती है, और ऑडियो वीडियो क्या की जा सकती है, रिकॉर्डिंग की जा सकती है। अब अगली बात समझना, लोकायुक्त, ध्यान से सुनना, लोकायुक्त 5 वर्ष से पूर्व मामलों की जांच नहीं करता। 5 वर्ष से पुराने जो मामले हैं ना, ठीक है ना, 5 वर्ष से जो पुराने मामले हैं उनके बारे में। मैंने तुम्हें लोकपाल में क्या पढ़ाया था, मैंने तुम्हें लोकपाल में 7 वर्ष पढ़ाया था, हाँ या ना। लोकपाल जो है वो 7 वर्ष पहले, ठीक है, लोकपाल जो है वो 7 वर्ष पहले के मामलों पर, 7 वर्ष पहले के मामलों पर नहीं करता, ठीक है। और ये क्या करता है, 5 वर्ष से पहले के मामलों पर कोई भी कार्य नहीं करेगा, मामलों की जांच नहीं करता है, ठीक है। तीसरी बात, लोकायुक्त स्वयं सजा नहीं दे सकता, केवल राज्यपाल को अनुशंसा, राज्यपाल के पास अनुशंसा कर सकता है, मतलब केवल राज्यपाल को कह सकता है। अगर मान लो कोई अधिकारी गलत भी है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई अधिकारी अगर गलत भी है, अधिकारी पद पे रहते हुए भ्रष्टाचार किया, कुछ गलत काम भी किया, अगर लोकायुक्त ने उसकी जांच कर ली, ध्यान से सुनना, लोकायुक्त ने उसकी जांच कर ली, और जांच करने के बाद वो लोकायुक्त जो है उसके पास कोई न्यायालय नहीं है अपना, लोकायुक्त क्या करेगा, उस व्यक्ति के संबंध में जांच कर राज्यपाल को दे देगा, फिर राज्यपाल जाने, राज्यपाल का काम जाने। सोचो, राज्यपाल, लोकायुक्त खुद सजा नहीं दे सकता, वो केवल राज्यपाल को कह देगा, राज्यपाल जाने, राज्यपाल का काम जाने, ठीक है।
चौथी बात आपको यह पता होनी चाहिए कि लोकायुक्त को झूठी शिकायत करने पर, लोकायुक्त को झूठी शिकायत करने पर 3 साल, लोकायुक्त को झूठी शिकायत करने पर 3 साल की सजा आपको दी जा सकती है। अगर आप में से कोई भी लोकायुक्त को झूठी सजा, मतलब झूठी शिकायत करता है, तो उस व्यक्ति को लोकायुक्त स्वयं, ध्यान से सुनना, लोकायुक्त खुद आपको क्या कर सकता है, 3 साल की सजा दे सकता है। बात यहां तक क्लियर हुई? पॉइंट यहां तक क्लियर? ये लोकायुक्त की कुछ शक्तियां हैं। अब बस हम लोग लास्ट अंतिम चरण पे हैं, वो है लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार। ये इस क्षेत्राधिकार से शायद पिछली बार आरएस में भी क्वेश्चन था, और पिछली बार राजस्थान पुलिस में भी क्वेश्चन था, और राजस्थान पुलिस एसआई में भी शायद इससे पिछली बार क्वेश्चन था। अब आप सोचो, मैंने 3 एग्जाम्स तो आपको खड़े खड़े गिना दी। जो अगला पॉइंट पढ़ाऊंगे ना, उस पॉइंट से एग्जाम में किस एग्जाम में पहले से प्रश्न बन चुका है। जुर्माने की व्यवस्था नहीं है मनफूल जी, जुर्माने की व्यवस्था जो है वो नहीं है, ठीक है, केवल 3 साल की सजा के प्रावधान है, ठीक है ना। अब देखो, डन, इससे आगे चले। ये तो कुछ शक्तियां हो गई सामान्यतः। अब वो पढ़ेंगे कि आप लोकायुक्त के पास किसकी शिकायत लेकर जा सकते हो और किसकी शिकायत नहीं ले जा सकते। जैसे होता है ना, जैसे मान लो घर में नियम बन जाए कि जो भी है शिकायत लेकर आने वाला, वो अपने बड़े भाई और अपने माता पिता की शिकायत लेकर नहीं आ सकता, उससे जो छोटे हैं उन्हीं की शिकायत लेकर आ सकता है। मैं ये कहूं कि अगर मान लो ये सी है, तो सी से जो छोटे हैं, सी उनकी तो शिकायत कर सकता है, उनकी शिकायतों की जांच कर सकता है, पर जो सी से बड़े हैं ना, जो सी से बड़े हैं, उनके ऊपर वह जांच नहीं कर सकता। तो यूं मान के चले कि लोकायुक्त को शिकायत किस किस व्यक्ति के लिए की जा सकती है और किस व्यक्ति के लिए नहीं की जा सकती। एग्जाम में अच्छा प्रश्न तैयार होता है, ठीक है ना। विपुल जी हम बता चुके हैं, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। हाँ शैलेश जी, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एक ही होते हैं, एक ही नाम है। चलो राजस्थान के लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार पढ़ लेते हैं। क्षेत्राधिकार में कौन कौन इसके दायरे में आते हैं, मतलब इनके प्रति शिकायत की जा सकती है। समझना, मैं भी नीचे जो नाम लिखूंगी, इनकी आप शिकायत कर सकते हो लोकपाल में, और कुछ अभी ऐसे भी पॉइंट बनाऊंगी जिनकी आप शिकायत लोकायुक्त जो है वो नहीं कर सकता, मतलब लोकायुक्त के पास में आप इनकी शिकायतों को नहीं ले जाया जा सकता। पॉइंट यहां तक क्लियर? अब मेरी बात को समझना, किस किस की शिकायतें, जितने भी राज्य के मंत्री हैं, देखो क्षेत्राधिकार मतलब कौन लोकायुक्त के दायरे में आते हैं, ठीक है ना। किसकी आप शिकायत की जा सकती है, इसको सिंपल सा समझो, किसकी शिकायत की जा सकती है। तो सबसे पहली बात, सभी मंत्री। किसके मंत्री? राज्य के मंत्री। बट नोट लगा के ध्यान रखना, मुख्यमंत्री इसके दायरे में नहीं आता। बाकी सारे मंत्रियों की आप शिकायत हो सकती है, ठीक है ना। बाकी सभी मंत्रियों की शिकायत होगी, परंतु मुख्यमंत्री की शिकायत नहीं कर सकते, पहली बात। चलो दूसरी बात क्या है? अखिल भारतीय सेवा के वो अधिकारी जो राज्य में है। ध्यान से सुनना, अखिल भारतीय सेवा मतलब है तो केंद्र की ना ये सेवा, अखिल भारतीय सेवा है तो केंद्र की। अब जो आईएएस अधिकारी है, जो कलेक्टर है, वो है तो राज्य में। तो ध्यान से सुनना, अखिल भारतीय सेवा के वो अधिकारी, उन अधिकारी की जांच कर सकते हो, उन अधिकारियों की जांच कर सकते हो जो राज्य में है। अगर राजस्थान में कोई अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी है, आईएएस आईपीएस वगैरह कोई भी,
अखिल भारतीय सेवा का अगर कोई भी अधिकारी हमारे राज्य में है तो उस व्यक्ति की आप शिकायत कर सकते हो। तीसरी बात, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व कर्मचारी, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। तो राज्य की जो प्रशासनिक सेवा होती है, जैसे आरएस वगैरह हुई, ठीक है, जैसे आरएस वगैरह हुई, इनकी नहीं कर सकते आप। अच्छा, आपके यहां विकास प्राधिकरण भी तो है, कहां कहां है? जयपुर, अजमेर और विकास प्राधिकरण है ना, कहां कहां है? जयपुर है, अजमेर है और एक और है ना, कहां है? एक और है, 3 जगह है, जयपुर, अजमेर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। जयपुर, अजमेर और जोधपुर विकास प्राधिकरणों, विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष, ठीक है। अगर कोई जयपुर का है, जोधपुर का है, अजमेर का है, ठीक है, बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, ठीक है ना। जयपुर, अजमेर, जोधपुर तीनों विकास प्राधिकारियों के जो अध्यक्ष होते हैं, उन अध्यक्षों के खिलाफ आप क्या कर सकते हो? उन अध्यक्षों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हो। आगे देखो, आगे देखो, महापौर, जिसको आप मेयर भी कहते हो ना, महापौर, सभापति, ये किसमें होते हैं? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। बात समझे ना, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। महापौर, मेयर, सभापति और अध्यक्ष, ठीक है ना। इनकी भी आप शिकायत कर सकते हो, इनकी भी आप शिकायत कर सकते हो। अगली बात, एक और बच गया, जिला प्रमुख, जिला प्रमुख व प्रधान। जिला प्रमुख और प्रधान से संबंधित अगर कोई आपको लगता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार या कुछ गलत काम किया है, तो आप इनकी शिकायत भी कर सकते हो। सरपंच की शिकायत नहीं हो सकती, खुशखबरी सुन लो, ठीक है ना। तो ये खुशखबरी है, जो सरपंच है या जिसके रिश्तेदार सरपंच है, जिसके खुद सरपंच है या मान लो कोई रिश्तेदार अगर सरपंच है, तो सरपंच जो है वो लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। सरपंच ने अगर कोई गड़बड़ करी है, ठीक है ना, वो भ्रष्टाचार वाला काम किया है, तो वो लोकायुक्त के क्षेत्र में नहीं आएगा। मेरी बात समझ गए, हाँ या ना। जिला प्रमुख और प्रधान यही आएगा, जिला प्रमुख आएगा और प्रधान आएगा, यही आएंगे। तो ये आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको लिख लो, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी क्या है, मर्जी है। ये 6 ऐसे हैं जो क्षेत्राधिकार में आते हैं। अभी आगे 10-11 ऐसी बातें बताऊंगी जो क्षेत्राधिकार में नहीं आते, ठीक है। 10-11 ऐसी बताऊंगी जो क्षेत्राधिकार में बिल्कुल नहीं आते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तीसरा बिंदु वापस बताएं बेटा, राज्य प्रशासनिक सेवा मतलब आरएस अधिकारी वगैरह होते हैं ना, आरएस, जो राज्य की जो प्रशासनिक सेवा है उनके अधिकारियों की शिकायत कर सकते हो, ठीक है ना। शैलेश जी, आपके प्रश्नों के जवाब क्लास के अंतिम में मिलेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्षेत्राधिकार, तो राजस्थान के लोकायुक्त जो है वो किस किस के प्रति शिकायतों की सुनवाई कर सकते हैं, किस किस के प्रति शिकायतों की सुनवाई कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। बात यहां तक क्लियर, बात यहां तक क्लियर हुई। एक तो हो गए आपके सभी राज्य के मंत्री, जिसमें आप मुख्यमंत्री को छोड़ देना, ठीक है ना, मुख्यमंत्री को छोड़ देना, बाकी सभी मंत्रियों की शिकायतों पर जांच हो सकती है। मंत्रियों की शिकायत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा मतलब आईएएस अधिकारी जो होते हैं ना, जो राज्य में होते हैं, आईएएस अधिकारी जो कहां होते हैं, राज्य में होते हैं, उनकी आप शिकायत कर सकते हो, बिल्कुल लोकायुक्त सुनेगा। फिर आपके यहाँ जो राज्य की जो प्रशासनिक सेवा है, आरएस वगैरह, आरएस है, आरपीएस है, ठीक है ना, इन राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, ठीक है। दूसरी, अजमेर, जयपुर, जोधपुर विकास प्राधिकरणों के जो अध्यक्ष होते हैं उनके खिलाफ शिकायत करते हो, उनके खिलाफ शिकायत करते हो तो भी संभव है, तो भी लोकायुक्त आपकी बात सुनता है। महापौर मतलब आपके नगर निगम, नगर पालिका और नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ठीक है ना। तो इनमें महापौर है,
सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। महापौर होते हैं, सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो ये इनकी भी शिकायत कर सकते हो, जांच करेंगे। जिला प्रमुख और प्रधान की भी शिकायत कर सकते हो, जांच हो सकती है। बात यहां तक क्लियर हो गई? बात यहां तक क्लियर हो गई? अब आप यहां तक तो बात को समझे। अब मैं अगली बात जो आपको बताऊंगी ना, वो आपको बड़े ही ध्यान से सुनना और समझना है, क्योंकि अगली बात है वो ऐसी है जिनके प्रति शिकायत कर तो सकते हो, परंतु लोकायुक्त जो है उसके दायरे में नहीं आती, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वो बातें, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यही से आता है, ठीक है ना। क्षेत्राधिकार के दायरे में नहीं आते, ठीक है, बात को समझना। अब मैं आपके सामने वो बिंदु लिखूंगी जो लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में बिल्कुल भी नहीं आते, जो लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। उन बिंदुओं में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री। सबसे पहला कौन है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नहीं आएगा। दूसरे कौन है? पूर्व मंत्री। मान लो, बात ध्यान से सुनना, पूर्व मंत्री मान लो पहले वसुंधरा राज्य की सरकार में भी मंत्री रहे होंगे ना, तो वसुंधरा राज्य की जो सरकार में मंत्री रहे, अगर उन्होंने कोई गड़बड़ करी, अगर उन्होंने कोई गड़बड़ करी तो उसकी जांच नहीं करेंगे, ठीक है। पूर्व के मंत्री। आगे देखो, विधायक। अगर एमएलए ने कोई गड़बड़ करी, एमएलए ने अगर कोई गड़बड़ करी तो भी आप शिकायत नहीं कर सकते, लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं है। सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त अधिकारी, जो आपके यहां मान लो राज्य प्रशासनिक सेवा हुई, ठीक है, राज्य प्रशासनिक सेवा हुई, या अन्य किसी भी प्रकार के अधिकारी होते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है ना, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन अधिकारियों, वो अधिकारी भी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आते, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपके यहां हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस व जज। हालांकि मान के चलो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जज तो आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि हाईकोर्ट जो है ना वो संघ सूची का विषय है। हाईकोर्ट अगर देखा जाए तो संघ सूची का विषय, वो राज्य में आता ही नहीं है, वो राज्य में आता ही नहीं है एक तरह से देखा जाए, पर मैंने फिर भी लिख दिया, फिर भी लिखा है, क्योंकि हाईकोर्ट का नाम देखते आप राज्य सोचते हो कि राज्य में होता है। तो हाईकोर्ट के चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे न्यायाधीश हो, हाईकोर्ट के चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे न्यायाधीश हो, उसके लिए भी कोई काम नहीं करेगा। और तो और ध्यान से सुनना, राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी, राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यरत, राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी, अधिकारी व कर्मचारी। भाई मुझे बताओ, क्या हाईकोर्ट में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं क्या? हाईकोर्ट में, ठीक है ना, हाईकोर्ट में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं क्या? और भी तो होते हैं, और भी होते हैं। तो ये मान के चलो हाईकोर्ट में जो काम करने वाले अधिकारी है, कर्मचारी है, अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके ऊपर भी शिकायत करते हो, उनके ऊपर भी अगर शिकायत करते हो तो लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आती, ठीक है। अब देखो, जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश व राज्य न्यायिक अधिकारी, ये है आपके आरजेएस। ये कौन है आपके? आरजेएस। देखना, आरएस जो होंगे उनको लेकर तो आप लोकायुक्त के पास जा सकते हो, परंतु जो राज्य के न्यायिक अधिकारी हैं जो कि आपके आरजेएस होते हैं, उनकी शिकायत लेकर आप लोकायुक्त के पास में नहीं जा सकते। तो जिला न्यायाधीश व राज्य न्यायिक सेवा के जो अधिकारी हैं, राज्य न्यायिक सेवा के जो अधिकारी हैं वो। अच्छा, और कौन कौन नहीं आएगा? राज्य चुनाव आयुक्त, इसकी भी आप शिकायत नहीं कर सकते, लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं है। राज्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग व
चुनाव अधिकारी, कोई भी, चाहे चुनाव आयुक्त हो, चाहे चुनाव आयोग से संबंधित कोई अधिकारी हो, इनमें से किसी की भी, ठीक है ना, इनमें से किसी की भी आप शिकायत नहीं कर सकते, इनमें से किसी की भी आप शिकायत नहीं कर सकते। चलो अब मुझे बताओ, क्या विधानसभा में सांसद ही होते हैं क्या? तो ध्यान से सुनना, विधानसभा में कार्यरत, विधानसभा में कार्यरत, विधानसभा में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी, अधिकारी व कर्मचारी, इनकी भी शिकायत नहीं कर सकते। अगली बात देखो, आरपीएससी, आरपीएससी में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी, इनकी भी आप शिकायत नहीं कर सकते, इनकी भी आप शिकायत नहीं कर सकते। और बस एक लास्ट बात आपको और पता होनी चाहिए, आपने सीएजी का नाम सुना है ना सबने? सीएजी का नाम सुना ही होगा, सीएजी मैंने पढ़ाया भी था, सुनोगे तो कैसे नहीं। तो मैंने आपके यहाँ सीएजी पढ़ाया था मैंने आपको। तो सीएजी जो है वो केंद्र और राज्य के लिए एक ही पद है, सीएजी जो है वो केंद्र और राज्य के लिए एक ही पद होता है। तो सीएजी क्या करता है, हर राज्य में एजी का पद स्थापित करता है, एजी का, महालेखागार, महालेखागार। तो ध्यान से सुनना, एजी ऑफिस, एजी ऑफिस के, एजी ऑफिस के अधिकारी व कर्मचारी, इनकी भी शिकायत आप लोग नहीं कर सकते। ये आपके सामने मैंने एक लिस्ट बना दी और इस लिस्ट से अच्छे प्रश्न तैयार होते हैं। ये लिस्ट बना दी और इस लिस्ट से अच्छे प्रश्न तैयार होते हैं, ठीक है। एजी महालेखागार के ऑफिस के जो अधिकारी और जो कर्मचारी होते हैं ना, वो भी जो है वो लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आती, ठीक है ना। तो पहली बात, मुख्यमंत्री नहीं आएगा, पूर्व जो मंत्री हुए वो नहीं आएंगे, विधायक वो नहीं आएंगे, एमएलए। अब क्या कर सकते हैं संदीप जी, क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया, हम भी कुछ नहीं कर सकते। सेवानिवृत्त अधिकारी है, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो नहीं कर सकते। हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जजों पर तो हो ही नहीं सकती। राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यरत, हाईकोर्ट में काम करने वाले जो अधिकारी है, कर्मचारी है, अधिकारी है व कर्मचारी है, उनका नहीं है। जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश व राज्य न्यायिक सेवा अधिकारी, उनकी भी नहीं हो सकती। राज्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग और चुनाव अधिकारी, इनकी भी नहीं हो सकती। विधानसभा में कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी, इनकी भी नहीं हो सकती। आरपीसी में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी, इनकी भी नहीं हो सकती। एजी ऑफिस में अधिकारी व कर्मचारी, ठीक है, इनकी कहां होगी? इनकी कहीं नहीं होगी, इनकी शिकायत कहीं नहीं होगी, इनकी शिकायत जो है वो कहीं नहीं होगी, ठीक है ना। इनकी शिकायत नहीं हो सकती, ये क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। ध्यान से सुनना, क्षेत्राधिकार में दायरे में नहीं आते हैं और यही एग्जाम में पूछ लेता है। लिखकर सीधा बोलेगा, बताओ लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में कौन आते हैं कौन नहीं आते, सीधा यूं कहेगा, तो पता होना चाहिए आपको। पॉइंट यहां तक क्लियर? अब एक लास्ट बात और सुन लो, जो इतनी देर से आप, काफी समय से आप लोग खुद लगे हुए बताने में। पहला लोकायुक्त कौन है, क्या हुआ? तो अब देख लो, राजस्थान लोकायुक्त की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान लोकायुक्त की अगर हम बात करते हैं, तो उस लोकायुक्त में सबसे पहला 1973 में सबसे पहला राजस्थान लोकायुक्त, सबसे पहला राजस्थान लोकायुक्त कौन थे? आईडी दुआ। आईडी दुआ कौन थे? सबसे पहले लोकायुक्त थे, ठीक है। अगली बात ध्यान से सुनना, पहला व एकमात्र, पहला व एकमात्र उप लोकायुक्त वो थे केपीयू मेनन। पहला और एकमात्र लोकायुक्त जो थे वो कौन थे? केपीयू मेनन, ठीक है। दो बार लोकायुक्त, दो बार लोकायुक्त कौन बना? तो आपके यहां एक है एम बी शर्मा। एम बी शर्मा दो बार बने, लगभग 5 और 3, लगभग 3
प्लस 5, 8 साल तक थे। कितने थे? 5 प्लस 3 लगभग कितने साल? 8 तक थे। ठीक है, अगली बात, ऐसा लोकायुक्त जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से निरंतर 5 वर्ष से ज्यादा था। ध्यान से सुनना, ऐसा लोकायुक्त जिसका कार्यकाल निरंतर 5 वर्ष से ज्यादा था। बताओ ऐसा कौन सा लोकायुक्त है जिसका 5 साल से ज्यादा था? कौन था? सज्जन सिंह कोठारी। सज्जन सिंह कोठारी 2013 में बने थे और 2019 में चले गए। अगर देखा जाए तो लगभग कितना है? 6 हो गया दिखता है। ठीक है, लगभग देखा जाए तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? सर्वाधिक कार्यकाल जो है वो लोकायुक्त है एमबी शर्मा, ये 2 बार बने हैं। इसके बाद जो दूसरा सर्वाधिक है वो है सज्जन सिंह कोठारी का। ठीक है, प्रश्नों का थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, वो आपको समझना ही पड़ेगा, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। राजस्थान का। अच्छा, अब बात कर लेते हैं वर्तमान 2020 कब की, मैं भी लिख देती हूँ क्योंकि वीडियो आगे पीछे पुराने नए भी तो देखते हैं बच्चे। हम बात कर रहे हैं आपके जुलाई 2020 में लोकायुक्त का पद है खाली। हमारे यहां सज्जन सिंह कोठारी के जाने के बाद में गहलोत सरकार ने किसी भी व्यक्ति को लोकायुक्त नहीं बनाया है अभी तक। पॉइंट यहां तक क्लियर? तो इसी के साथ आपका लोकायुक्त जो है वो कंप्लीट होता है। पहला लोकायुक्त 1973 में बना, आईडी धुआ। ठीक है, पहला और एकमात्र उपलोकायुक्त है वो केपीयू मेनन। ठीक है, केपीयू मेनन। 2 बार लोकायुक्त बनने वाला व्यक्ति है एमबी शर्मा। 3 साल एक बार बने, फिर 5 साल के लिए बने थे। 3 साल बने, फिर 5 साल, टोटल 8 साल के लिए बने। सबसे ज्यादा समय इन्हीं का था। ऐसे लोकायुक्त जिनका कार्यकाल लगातार 5 साल से भी ज्यादा रहा, जिनका कार्यकाल ही बढ़ा दिया, वो कौन है? सज्जन सिंह कोठारी 2013 से 2019। और जुलाई 2020 में अगर हम आज की बात करें तो वर्तमान में ये पद खाली है। तो अगर देखा जाए तो पहला आईडी दुआ है और इससे अगला व्यक्ति है जो अभी तक लास्ट है वो सज्जन सिंह कोठारी है। ठीक है ना, पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ?